Hello students, in this video we will do chapter 3 of class 11, An Empire Across 3 Continents। ये भी इसका हिंदी वर्जन रहेगा। इंग्लिश वर्जन जो है बाद में अपलोड करूँगी मैं, क्योंकि क्लास में जो है इंग्लिश में ये एक्सप्लेन हो रहा है, तो काफ़ी बच्चे जो इंग्लिश नहीं समझ पाते, ये मैं उनके लिए कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है हम रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। रोमन एम्पायर जो है बहुत ही ज़्यादा वास्ट था, जिसने मोस्ट ऑफ द यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और फर्टाइल क्रेसेंट वाले एरिया को जो है अपने ऑक्यूपेशन में ले रखा था। जो फर्टाइल क्रेसेंट है उस एरिया के अंदर जो है कौन से कंट्रीज़ पड़ते हैं वो मैं उनके नाम बता देती हूँ। इराक, लेबनान, सीरिया, इज़राइल, पैलेस्टीन, जॉर्डन, नाइल वैली एंड नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट, ये सारे एरिया जो हैं फर्टाइल क्रेसेंट में आते हैं और ये भी जो है रोमन एम्पायर का पार्ट थे। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो इतना वास्ट एम्पायर था इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया था, कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जिससे जो है एम्पायर की डेस्टिनी जो है शेप हुई, और किस तरह के लोग वहाँ पे रहते थे, क्या उनकी लैंग्वेज थी, क्या उनका कल्चर था। और यहाँ पे आपको जान के हैरानी होगी कि जो औरत का जो स्टेटस था, उसकी जो कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा बेटर थी एज़ कंपेयर्ड टू अदर कॉन्टिनेंट्स एंड अदर एम्पायर्स। यहाँ की जो इकोनॉमी थी वो मेनली स्लेव लेबर के ऊपर चलती थी। 3rd सेंचुरी में ये एम्पायर जो है 2 हिस्सों में बट गया था, जिसमें से वेस्टर्न एम्पायर तो जल्दी ही ख़त्म हो गया था, पर ईस्टर्न एम्पायर जो है काफ़ी लंबे समय तक प्रोस्परस रहा और फला फूला। जो खलीफाज थे, जो इस्लामिक एम्पायर के खलीफाज थे, उन्होंने भी जो है यहाँ का कल्चर जो है अर्बन कल्चर और जो यहाँ के जो रिलीजियस ट्रेडिशंस थे वो यहीं से इनहेरिट किए थे। अब ये जो तुम्हारी बुक के अंदर जो ब्लू इंक में जो टेक्स्ट दे रखा होता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसलिए मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें बताया गया है कि जो रोमन हिस्टोरियंस थे उनके पास 3 तरह के जो हैं सोर्सेज थे जिससे कि रोमन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल रिमेन्स। जो टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट में वो हिस्ट्रीज़ आती हैं जो उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने जो लिखी थी हिस्ट्री वो, और इसको एनल्स कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये ट्रेडिशन था कि एनुअली जो है वो इसको कंपोज करते थे कि क्या क्या जो है यहाँ पे इवेंट्स हुए और कैसे हुए। तो इस वजह से जो टेक्स्ट हैं वो एनल्स कहलाते हैं और ये एनुअल बेसिस पे जो है रिपोर्ट्स लिखते थे एम्पायर के बारे में। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स में आते हैं इंस्क्रिप्शंस और जो पपायरी के ऊपर जो नोट्स लिखे हुए हैं इनके। पपायरी जो है एक पपायरस नाम का एक प्लांट होता था जो इन एरियाज़ में ग्रो करता था, उसी के पल्प से जो है ये एक मटेरियल तैयार करते थे रिटन वर्क उसके ऊपर करने के लिए। जो मटेरियल रिमेन्स हैं उसके अंदर आते हैं जो हिस्टोरियंस और जो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं एक्सकेवेशंस में जो निकालते हैं, उसके अंदर आप लगा लो जो पोट्री, कोइंस, बिल्डिंग्स, मोज़ाइक्स, वटेवर जो भी एक्सकेवेट किया जाता है। काफ़ी सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके जो कि सर्वाइव करते हैं, जो कि पपायरिस के ऊपर लिखे हुए हैं, और जो स्कॉलर्स होते हैं इन पपायरिस को पढ़ के उन पर रिसर्च करते हैं और जो पब्लिश करते हैं, ऐसे स्कॉलर्स को पपायरोलॉजिस्ट कहते हैं। अब पेज नंबर 59 पे आ जाते हैं, जहाँ पे बताया गया है कि जो इन एरियाज़ में 2 ही ऐसे किंगडम्स थे जिन्होंने यहाँ पे रूल किया। एक था रोम और एक था ईरान। रोमन एम्पायर के बारे में तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। एक ईरानियन एम्पायर था जो इसी के नेबरहुड में था। ईरानियन एम्पायर को पर्शियन एम्पायर भी बोल देते हैं और ससानियन एम्पायर भी बोल देते हैं, और कई बार पार्थियन वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। तो तुम समझ जाना कि ये सब एक ही एम्पायर हैं, ये एक दूसरे के नेबरहुड में थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, और जो है काफ़ी सारे इन्होंने जो है युद्ध लड़े हैं हिस्ट्री के अंदर।
अब आगे थोड़ा सा इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि जो यूरोप और अफ्रीका थे वो मेडिटेरेनियन सी के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। आज भी तुमने ज्योग्राफी में देखा होगा कि मेडिटेरेनियन सी जो है इनको सेपरेट करता है, यूरोप और अफ्रीका को। जो मेडिटेरेनियन सी का जो नदर्न एरिया था और उसके जो सदर्न एरिया था, इन दोनों जगहों पे जो है रोमन एम्पायर ही डोमिनेट करता था। नॉर्थ में जो है रोमन एम्पायर की बाउंड्री थी वो राइन और डैन्यूब नदी थी, और साउथ में जो इनकी बाउंड्री थी रोमन एम्पायर की वो सहारा डेजर्ट थी। और जो ईरान था, ईरान का जो एम्पायर था पास में, उसने कंट्रोल कर रखा था कैस्पियन सी के साउथ में जितना भी एरिया है अप टू ईस्टर्न अरेबिया और समटाइम्स अफ़गानिस्तान तक के एरियाज़ भी जो हैं ईरानियन एम्पायर के अंडर होते थे। इन्हीं दोनों सुपर पावर्स ने मोस्ट ऑफ एरियाज़ को जो है रूल करके रखा हुआ था, जिसको चाइनीज़ लोग जो हैं ताचिन कहते थे। ताचिन का मतलब है ग्रेटर चीन, रफली द वेस्ट। सो यहाँ पे ईरानियन और रोमन एम्पायर ने अपना जो है डोमिनेंस क्रिएट कर रखा था। पेज नंबर 60 पे आ जाते हैं। यहाँ पे टाइटल डाल रखा था अर्ली एम्पायर। इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे रोमन एम्पायर के बारे में। रोमन एम्पायर को जो है हम डिवाइड कर सकते हैं 2 फेजेस में। अर्ली रोमन एम्पायर था बिफोर 3rd सेंचुरी, और 3rd सेंचुरी के बाद का जो था उसको लेट रोमन एम्पायर के रूप में जो है जाना जाता है। रोमन एम्पायर जो है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स था, जबकि जो ईरानियन एम्पायर था वो इतना ज़्यादा डाइवर्स नहीं था कल्चर वाइज। जो पार्थियंस और ससानियन रूलर्स थे जिन्होंने यहाँ पे रूल किया ईरान में, उन्होंने ऐसी पॉपुलेशन को रूल किया जो ज़्यादातर जो है ईरानियन थे। लेकिन रोमन एम्पायर के अंदर तरह तरह की टेरिटरीज थी जिनके अंदर तरह तरह के लोग रहते थे और जो तरह तरह की लैंग्वेज जो है बोलते थे, लेकिन वो सारे यूनाइटेड थे एक सिंगल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के द्वारा, कि वो एक ही सरकार के नागरिक हैं। उनके बीच में जो है यही एक बॉन्ड था जो उनको जोड़ता था। ग्रीक और लैटिन जो है ये 2 लैंग्वेज थी जो एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज़ से यूज़ करी जाती थी। जो अपर क्लासेस थी ईस्ट की वो बोलती व लिखती थी ग्रीक लैंग्वेज को, और जो वेस्ट की थी वो लैटिन लैंग्वेज में ही जो है लिखने व बोलने का काम करते थे। अब जब हम रोमन एम्पायर की बात करते हैं कि ये जो 2 लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेवलेंट थी, बोली जाती थी, तो इसमें तुम्हारी बुक में थोड़ा सा एग्जांपल दे रखा है कि अगर हम इनकी बाउंड्री को देखने लगें तो इनकी बाउंड्री तय होती है अफ्रीकन प्रोविंस में 2 एरियाज़ थे। त्रिपोलिटानिया, ये लैटिन स्पीकिंग लोगों का एरिया था, और एक सिरेनिका नाम का एरिया था जो कि ग्रीक स्पीकिंग लोगों का एरिया था। तो ये दोनों जो हैं इन दोनों के बीच की जो लाइन थी उसको हम बाउंड्री के रूप में ले सकते हैं, कि जो ग्रीक और लैटिन भाषा को डिवाइड करती थी कि किस एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है। लेकिन भाषा चाहे वो कोई भी बोलते हो, ये सारे लोग एक ही एम्पायर के सिटीजन्स थे। यहाँ पे थोड़ा सा ऑगस्टस के बारे में बताया गया है, जिसको कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर माना जाता है। कि 27 BC में ऑगस्टस ने जो है अपना रेजिम इस्टेब्लिश किया था, अपना राज्य इस्टेब्लिश किया था, जिसको प्रिंसिपेट कहते हैं। ऑगस्टस से पहले यहाँ पे जो है रोमन एक रिपब्लिक था, रोमन एम्पायर जिसको हम जानते हैं। वहाँ पे सीनेट होती थी जिसमें ज़्यादातर जो लैंड ओनर्स वगैरह इटालियन एरिया के उसके डोमिनेट करते थे सीनेट को, और वो ही जो है मेन डिसीजंस वगैरह लेती थी। लेकिन अब 27 BC में आके जो है यहाँ पे मोनार्की इस्टेब्लिश हो गई थी, और इसको जो है जो मोनार्की इस्टेब्लिश करी थी इसको प्रिंसिपेट कहते थे। लेकिन जो सीनेट थी उसका बहुत ज़्यादा आदर था, वो उसको इंसल्ट फील नहीं कराना चाहते थे, तो इसलिए जो ऑगस्टस था वो चाहे एब्सोल्यूट रूलर था कि सारे डिसीजंस खुद लेता था, लेकिन फिर भी जो है उसको लीडिंग सिटीजन कहा जाता था, प्रिंसेप्स उसको कहा जाता था। सीनेट जो है रोम के अंदर
बहुत लंबे समय से जो है एग्जिस्ट करती थी। और जैसा कि मैंने बताया कि इटालियन एरिया के जो लोग हैं उसको डोमिनेट करते थे और वही पॉलिसी मेकिंग वगैरह का काम करते थे। और जितने भी यहाँ के हिस्टोरियंस रहे हैं उस समय के, वो ज़्यादातर सीनेटोरियल बैकग्राउंड के ही थे। तो इसलिए अगर हम हिस्ट्री यहाँ की देखते हैं, कौन सा एम्परर अच्छा था और कौन सा बुरा था और कौन सा सबसे बुरा था, तो सबसे बुरा एम्परर वो मिलेगा जिसने सीनेट के साथ जिसके अच्छे संबंध नहीं थे। अब जो है सीनेट की पावर्स कम हो गई थी जब से मोनार्की इस्टेब्लिश हुई। तो जो सीनेटोरियल क्लास के लोग थे वो इमेजिन करते थे काश के जो पुराने वाला समय है जिसमें सीनेट के पास इतनी पावर्स थी वो वापस आ जाए, लेकिन ये संभव नहीं था। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बॉडी थी, अभी हमने 2 बॉडीज़ का जिक्र किया, एक एम्परर और दूसरा सीनेटोरियल क्लास सीनेट। तो जो तीसरी थी वो थी आर्मी। यहाँ पे जब हम आर्मी की बात करते हैं तो वही ये बीच बीच में कंपेयर करते रहते हैं इरानियन सिस्टम के साथ। जो इरानियंस की आर्मी थी वो कॉन्स्क्रिप्टेड आर्मी थी जिसमें फोर्सफुली उनको रिक्रूट किया जाता था। लेकिन अगर हम उनसे कंपेयर करें, जो रोमन आर्मी थी वो एक प्रोफेशनल आर्मी थी, पेड आर्मी थी, सैलरी दी जाती थी सोल्जर्स को, और सोल्जर्स को कम से कम 25 साल जो है अपने सर्विसेज आर्मी में देनी पड़ती थी। जो पेड आर्मी थी ये रोमन एम्पायर का एक यूनिक फीचर था। आर्मी जो है यहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट बॉडी थी और जिसके ये माना जाता है जिसके बारे में कि वो किसी भी एम्परर को जो है बना सकती थी और हटा भी सकती थी। मतलब किसी भी एम्परर का जो भाग्य निर्धारित करने की शक्ति जो है आर्मी में थी। आगे थोड़ा सा सोल्जर्स के बारे में बता रखा कि सोल्जर्स जो हैं कई बार रिवोल्ट कर देते थे, कई बार वो शुरू में एजिटेशन करते थे, धरना वगैरह दिया सैलरी बढ़ाने के लिए या बेटर कंडीशंस के लिए। लेकिन अगर कोई राजा या कोई कमांडर उनकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है, उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करता है, तो वो उनका जो धरना वगैरह है वो रिवोल्ट में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो आर्मी की जो भी पिक्चर दिखाई गई है हिस्ट्री के अंदर, जो आर्मी को डिस्क्राइब किया गया है, वो भी उसी तरीके से जो है हिस्टोरियंस ने लिखी है, जिनकी जो है सीनेट के प्रति जो है बहुत ज़्यादा सहानुभूति होती थी, क्योंकि हिस्टोरियन जो है सीनेटोरियल क्लास के ही लोग होते थे। और सीनेट जो है वो आर्मी से नफ़रत करती थी और उससे डरती भी थी। क्यों? क्योंकि आर्मी कभी भी वायलेंट हो सकती थी। और स्पेशली 3rd सेंचुरी में जब आर्मी के एक्सपेंडिचर के लिए बहुत ही ज़्यादा लोगों के ऊपर टैक्स लगाने पड़े थे, उसके बाद से तो सीनेट को आर्मी जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो यहाँ पे 3 मेन प्लेयर्स हैं रोमन एम्पायर के अंदर, एक एम्परर, एक सीनेट और तीसरा आर्मी। कोई भी एम्परर उतना ही सक्सेसफुल होगा जितना ज़्यादा उसका आर्मी के ऊपर कंट्रोल होगा। जब जब भी आर्मी का डिवीज़न होता था तब तब सिविल वॉर स्टार्ट होते थे। सिविल वॉर का मतलब होता है कि एक ही देश के लोग आपस में लड़ रहे हों। जो फर्स्ट 2 सेंचुरीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल थी, पीसफुल थी। बस एक बार जो है यहाँ पे सिविल वॉर की कंडीशन हुई थी 69 AD में, जब एक रूलर की डेथ के बाद 4 रूलर्स जो हैं थ्रोन के ऊपर बैठ गए थे। तो तब थोड़ी सी कंडीशन जो है टेंस हो गई थी, अदरवाइज़ फर्स्ट 2 सेंचुरीज जो हैं पीसफुल ही रही थी। जो थ्रोन का जो सक्सेशन होता था वो फैमिली बेसिस पे ही होता था, चाहे तो राजा का रियल सन हो चाहे उसका अडॉप्टेड सन हो, उसी को जो है वो नेक्स्ट रूलर अपॉइंट करते थे। ऑगस्टस का एग्जाम्पल दे रखा कि उन्होंने टिब्रियस को जो है अडॉप्ट किया था। टिब्रियस ने रूल किया था 14 AD से लेके 37 AD तक, और ऑगस्टस ने इसको अडॉप्ट इसलिए किया था ताकि उनकी डेथ के बाद कोई और ज़्यादा यहाँ पे दंगा फसाद या सिविल वॉर ना हो और आसानी से पावर जो है ट्रांजिशन हो जाए। ऑगस्टस की डेथ के बाद जो एक्सटर्नल वॉरफेयर है वो बहुत ही कम रहा, क्योंकि जब टिब्रियस को सिंहासन मिला था तो रोमन एम्पायर जो है ऑलरेडी इतना वास्ट हो चुका था जिसमें आगे उसको एक्सपेंड करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो ऑगस्टन एज है इसको रिमेंबर किया जाता है पीस
एंड प्रोस्पेरिटी के लिए। एक ही कैंपेन हुआ था कॉन्क्वेस्ट के लिए ऑगस्टस के बाद। उनका एक सक्सेसर था ट्रोजन, और उन्होंने जो है यूफ्रेट्स के पार कुछ टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई कर लिया था, जो कि कोई ज़्यादा बेनिफिट उसको हुआ नहीं इससे, लेकिन उसके सक्सेसर्स ने इस ऑक्यूपेशन को फिर से छोड़ दिया था। ट्रोजन जो ज़्यादा ही एंथुजियास्टिक था, और वो भी अलेक्जेंडर की तरह सपने भी देखता रहता था कि मैं भी जो है इंडिया को भी कॉन्कर कर लूँ तो अच्छा होगा, लेकिन ऐसा उसने कुछ किया नहीं। अब जो है जो एक्सपेंशन था रोमन एम्पायर का वो हुआ, लेकिन टेरिटोरियल एक्सपेंशन और वॉर्स डिफरेंट हैं। जैसे कुछ ऐसे डिपेंडेंट किंगडम्स थे, उन्होंने उनकी सुप्रेमेसी जैसे एक्सेप्ट कर ली और उनको ऑटोनॉमी दे रखी थी, लेकिन अब एक्सपेंशन हुआ, वहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश कर दिया उन एरियाज़ को जिनको ऑटोनॉमी दे रखी थी। अब उनको डायरेक्टली उन्होंने अपने किंगडम में मर्ज करना स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी सारे इंडिपेंडेंट किंगडम रोमन एम्पायर के अंदर मर्ज हो गए। जो अर्ली सेकंड सेंचुरी थी तब तक काफ़ी सारी टेरिटरीज़ जो कि यूफ्रेट्स के वेस्ट में थी, रोमन एम्पायर की साइड पड़ती थी, वो इन्होंने जो है अपने एम्पायर में मर्ज कर ली थी। इनमें से काफ़ी सारे जो किंगडम्स थे जिन्होंने न्यूली अभी मर्ज किए, ये बहुत ही फर्टाइल एरियाज़ में थे और काफ़ी सारा जो है टैक्स यहाँ से आता था। ये भी इसका एक कारण था कि रेवेन्यू जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ से मिलता था। पूरे रोमन एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था और प्रोविंसेस के ऊपर जो है ये टैक्स लगाते थे। इटली को प्रोविंस नहीं माना जाता था, इटली को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, और यहीं से वो जो सीनेटोरियल क्लास के जो मेंबर्स वगैरह होते थे वो इसी एरिया से होते थे। एम्पायर जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, तो चलो देखते हैं इसको कैसे ये लोग गवर्न करते थे। इसमें बताया गया है कि जो ग्रेट अर्बन सेंटर्स थे वो ही इसकी ट्रू बेडरॉक थे एम्पायर की का जो सिस्टम था। इसमें सिटीज़ होते थे और सिटीज़ जो है काफ़ी हेल्प करते थे गवर्नमेंट की। वहाँ के जो लोकल एलिट्स थे वो टैक्स वगैरह कलेक्ट करने में, इम्पोज करने में और मैनेज करने में स्टेट के साथ काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन करते थे, और उन्हीं की मदद से जो है पूरा सिस्टम चलता था। अब इसमें थोड़ा सा ये बता रखा है कि काफ़ी जैसे पहले हमने पढ़ा कि इटली को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था और जितने भी सीनेटोरियल क्लास के मेंबर होते थे वो इटली वाले एरिया से ही होते थे, लेकिन अब जो है काफ़ी उनकी पावर में जो है शिफ्ट आ गया। अब इटली की पोजीशन जो है डिक्लाइन हो गई और बाकी एरियाज़ के लोग भी जो है इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे आने लग गए, यही इसमें बताया गया है। अर्लियर इटली वॉज डोमिनेटिंग एवरीवेयर, लेकिन सेकेंड और थर्ड सेंचुरी में बाकी के जो प्रोविंस थे वहाँ से जो है कमांडर्स वगैरह की भर्ती करने लग गए और उनको जो है बड़ी बड़ी पोजीशंस मिलने लग गई थी, और इस तरीके से वो बहुत अमीर हो गए और उन्होंने एक न्यू एलीट क्लास जो है फॉर्म करी जो कि एडमिनिस्ट्रेटर्स की क्लास थी, और वो बहुत पावरफुल हो गए, सीनेटोरियल क्लास से भी ज़्यादा पावरफुल, क्योंकि उनके पास जो है एम्परर्स की बैकिंग थी, और एम्परर्स की सीनेटोरियल क्लास के साथ ज़्यादा कभी बनती नहीं थी क्योंकि उनका क्लैश फॉर पावर होता था। सीनेटोरियल पीपल ने पहले अपनी बहुत चौधर चलाई थी, अब राजा अपनी चलाता है, तो इस वजह से उनकी कोई बनती नहीं थी, तो इसलिए राजा जो है बैकिंग देता था, बाकी के एरियाज से जो लोग आते थे ऑफिसर्स बन के उनको सपोर्ट करता था। और एक एम्परर था यहाँ का गैलियनस, उन्होंने तो एक्सक्लूड ही कर दिया था सीनेटर्स को कि मिलिट्री में जो कमांडर्स वगैरह की पोस्ट है उसके लिए आप लोग सेलेक्ट नहीं किए जाओगे, और इस तरीके से उसने जो ये न्यू एलीट कमांडर्स उभर के आए थे इनको और भी ज़्यादा जो है पावर प्रदान कर दी थी। पेज नंबर 63 पे आ जाते हैं। यहाँ पे बता रखा है कि जो इटली की पोजीशन थी काफ़ी डिक्लाइन हो गई थी। सीनेट के अंदर भी जो है
अब मेजॉरिटी जो है बाकी के एरियाज़ वाले लोगों की हो गई थी। अभी तक तो हमने मिलिट्री कमांडर्स का जिक्र किया, लेकिन अब सीनेट में भी इसकी कंडीशन पुअर हो गई थी, क्योंकि बाकी के प्रोविंसेस से काफ़ी सारे लोग सीनेट के मेंबर्स बन गए थे, और अब प्रोविंसेस की ही मेजॉरिटी सीनेट में थी, ना कि इटालियन ओरिजिन के लोगों की। और ये जो न्यू एलिट्स थे, ये जो नए कमांडर्स और ऑफिसर्स थे, ये कहाँ से उभर के आए थे? जो काफ़ी रिच एरियाज़ थे एम्पायर के नए वाले हिस्सों में, जैसे स्पेन, अफ्रीका और ईस्ट वाले एरियाज़ में से उभर के ये नई क्लास आई थी। यहाँ पे आगे थोड़ा सिटी के बारे में बता रखा कि सिटी की यहाँ पे क्या पोजीशन थी। ये आपको समझना ज़रूरी होगा कि यहाँ का जो सिटी होता था वो एक तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी। जैसे हमारा जैसे स्टेट है, स्टेट का कोई हेड है, वो एवरीथिंग इज़ गवर्नड बाय दैट हेड। इसी तरीके से जो सिटी है, सिटी में ऑफिसर्स को ये अपॉइंट कर देते थे, और हर सिटी के अंडर काफ़ी सारे एरियाज़ होते थे, जैसे 10 विलेजेस हैं, 20 विलेजेस हैं, और उनको वो सिटी ही गवर्न करता था। वहाँ पे टैक्स वगैरह के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाना, टैक्स कलेक्ट करना और रूलर को डिपॉजिट कराना, ये सारी चीज़ें जो है सिटी ही करता था। और सिटी का अपना ज्यूरिसडिक्शन होता था, अधिकार क्षेत्र होता था, और वहाँ के सारे इश्यूज जो हैं सिटी ही डिसाइड करता था। एक सिटी दूसरे सिटी की बाउंड्री में नहीं आ सकता था, जबकि एक सिटी की बाउंड्री में काफ़ी सारे विलेजेस आ सकते थे। और कई बार अगर राजा खुश है तो वो किसी भी विलेज को सिटी का स्टेटस दे सकता है, और अगर सिटी ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करी तो राजा उस सिटी का स्टेटस लेके उसको विलेज में भी कन्वर्ट कर सकता है। दोनों ही संभावनाएं हो सकती हैं। यहाँ पे पेज नंबर 63 पे ही एक बॉक्स में दे रखा है डॉक्टर गैलन ऑन हाउ रोमन सिटीज़ ट्रीटेड कंट्री साइड, कि जो सिटी पीपल थे वो किस तरीके से गांव के साथ ट्रीटमेंट करते थे। इसमें बताया गया है कि जब कभी भी फेमाइन वगैरह आते थे तो जो कंट्री साइड के लोग थे, जो विलेजेस थे, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते थे, कुपोषण का शिकार हो जाते थे, क्योंकि ज़्यादातर जो क्रॉप्स वगैरह होती थी वो शहरों में स्टोर कर ली जाती थी पूरी अपकमिंग ईयर के लिए। तो गांव वालों के पास बिल्कुल ही कम चीज़ें छोड़ दी जाती थी, जो कि विंटर आते आते ख़त्म हो जाती थी। स्प्रिंग तक उनके पास कुछ नहीं बचता था, तो स्प्रिंग सीज़न में वो जो है ऐसे ही पेड़ों के पत्ते, जड़ें, फूल, कलियाँ, ये सब खा के जो है अपना गुजारा करते थे। इसमें आगे बता रखा कि पब्लिक बाथ जो है एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फीचर था रोमन सिटी लाइफ का। बड़े बड़े जो हैं बाथ बने होते थे, जैसे स्विमिंग पूल होते हैं ऐसे, और वहाँ पे लोग जो है एंटरटेनमेंट करते थे अपना, और वहाँ पे एंजॉय करते थे। ईरानियन एम्पायर में भी इसकी कॉपी करने की कोशिश करी गई, लेकिन वहाँ पे जो कलर्जी थे, जो इनके मुल्लाज और मौलवीज होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उनके हिसाब से पानी एक बहुत ही सेक्रेड पवित्र चीज़ है, और उसको ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए आप वेस्ट नहीं कर सकते। यहाँ के जो रोमन एम्पायर के जो सिटी पीपल थे वो बहुत ज़्यादा राइट्स उनके पास थे, और एंटरटेनमेंट तो उनकी बहुत ज़्यादा होती थी। इनका कैलेंडर मेंशन करता है कि एक साल के जो 365 दिन होते हैं उनमें से 176 दिन जो है, 176 दिन यहाँ पे शोज़ होते थे, चाहे वो जैसे बुल फाइटिंग का है, चाहे वो सर्कस है, चाहे कुछ भी है। मतलब 176 डेज़ इन अ ईयर दे हैड सम प्रोग्राम टू एन्जॉय। इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट का जो है रोमन सिटी पीपल का लेवल था। पेज नंबर 64 पे दे रखा है ये 3rd सेंचुरी क्राइसिस। इसमें बताया कि जो 1st और 2nd सेंचुरी थी वो उनमें बहुत ज़्यादा पीस, प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस थी। 3rd सेंचुरी आते आते एम्पायर जो है कई फ्रंट्स पे अपने आप को उसने लड़ता हुआ पाया। सबसे इम्पोर्टेंट चेंज क्या हुआ, जो इनका मेन एनिमी था, जो राइवल था ईरानियन एम्पायर, वहाँ पे चेंजेस आए। इंटू 225 एडी में ईरान के अंदर जो है ससानियन जो है एमर्ज होके आए एज रूलर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थे। एग्रेसिव का मतलब दे लाइक्ड अटैकिंग नेबरिंग किंगडम्स। अगले 15 सालों तक वो जो है अपना एम्पायर एक्सपेंड कर रहे थे यूफ्रेट्स की तरफ। कौन कर रहे थे? ईरानियन लोग।
एक फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन भी यहाँ पे पाया गया है जो कि 3 लैंग्वेजेस में लिखा गया है, जिसमें डिस्क्राइब किया गया है कि शापुर वन नाम का एक ईरानियन रूलर था। उसने एक रोमन आर्मी को हराया जिसमें 60,000 सोल्जर्स थे और इनकी ईस्टर्न कैपिटल एंटीओक को भी जो है उसने ऑक्यूपाई कर लिया था। 233 से लेकर 280 एडी तक बार बार जो है एम्पायर के ऊपर अटैक हुए और रोमन्स को जो है अपनी काफ़ी सारी टेरिटरीज़ को अबंडन करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, जो कि डैन्यूब रिवर के उस पार थी। और इसके साथ साथ जो है कुछ ट्राइब्स ने भी रोमन एम्पायर के ऊपर अटैक करने स्टार्ट कर दिए थे। उनके साथ भी जो है रोमन एम्परर कंटिन्यूसली जो है उनको फाइट करनी पड़ रही थी। इन ट्राइब्स को वो बारबेरियंस कहते थे। कितना ज़्यादा जो है रोमन एम्पायर के ऊपर स्ट्रेन था वो इस बात से पता चलता कि 3rd सेंचुरी में 47 ईयर्स के अंदर अंदर 25 एम्परर जो है थ्रोन पे बैठे और चले गए। तो इससे पता चलता है कितने ज़्यादा वॉर्स हुए और कितने ज़्यादा एम्परर्स की डेथ हुई थी। इसमें आगे दे रखा है सेम पेज पे जनरल लिटरेसी एंड कल्चर, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो रोमन सोसाइटी थी वो न्यूक्लियर सोसाइटी थी। न्यूक्लियर का मतलब होता है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे हों या दादा दादी भी हो सकते हैं, पर एल्डर ब्रदर्स वगैरह नहीं होते। जो अडल्ट ब्रदर्स हैं वो एक दूसरे के साथ सेम घर में नहीं रहते थे। स्लेव्स जो हैं इनकी फैमिली का हिस्सा होते थे। इनकी जो 1st सेंचुरी बीसी थी तभी से जो है विमेन को काफ़ी सारे राइट्स होते थे। उन फादर की प्रॉपर्टी पे भी इनका राइट होता था औरतों का। जो इनको शादी में दहेज मिलता था, डॉरी मिलती थी, वो हस्बैंड के पास जाती थी। लेकिन अब जब इनके लड़की के फादर की डेथ होती थी तो ये अपने फादर की प्रॉपर्टी भी इसको मिलती थी और वो इसी के नाम पे होती थी। मतलब जो रोमन सोसाइटी थी उसके अंदर औरत को काफ़ी अच्छे खासे राइट्स जो हैं लीगल राइट्स मिले हुए थे प्रॉपर्टी को ऑन करने के और प्रॉपर्टी को मैनेज करने के। एक परिवार के अंदर हस्बैंड और वाइफ होते थे लेकिन वो दोनों सेपरेट फाइनेंशियल एंटिटीज़ होते थे, मतलब दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती थी, क्योंकि जो वाइफ थी उसको अपने फादर की प्रॉपर्टी भी मिलती थी, वो उसके नाम पे होती थी। मतलब रोमन सोसाइटी में फादर के जितने भी लैंड है या जितने भी कैटल्स हैं या जितने भी हाउसेस हैं उसकी डेथ के बाद उसके भाई उसके जो जितने बच्चे हैं चाहे लड़के हैं लड़की सब में इक्वली डिवाइड होते थे। डिवोर्स लेना बिल्कुल इजी था। एक बार आपको इंटेंशन दर्शानी है कि मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ या डिवोर्स लेना चाहती हूँ, उसके बाद प्रोसेस जो है काफ़ी ईजी थी। यहाँ पे बताया गया कि आदमी जो है रोमन एम्पायर के वो या तो लेट 20s में या अर्ली 30s में शादी करते थे। मतलब या तो वो 20-22 साल के होते थे या 30-32 साल के होते थे तो शादी कर लेते थे। और जो औरतें होती थी या तो लेट 18s में करती थी शादी या अर्ली 20s में, मतलब या तो 18-19 साल की एज में या 20-22 साल की एज में वो शादी करती थी। इनकी जो शादियाँ होती हैं वो ज़्यादातर अरेंज्ड मैरिज ही होती थी। और जो औरत थी उसकी एज जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि लगभग 8-10 साल छोटी होती, तो इस वजह से जो है मेल उसको डोमिनेट कर सकता था, डोमिनेशन के चांसेस होते थे। ऑगस्टीन नाम का एक बिशप होता था, वो बताता है कि उसकी जो मदर है कंटिन्यूसली उसको उसके पापा जो हैं उसकी पिटाई करते थे। और उसने ये भी लिखा कि साथ के साथ जो उस टाउन के अंदर और भी औरतें थी उनके भी हस्बैंड जो उनको पीटते थे। इसमें ये भी बताया कि फ़ादर को जो है एक्स्ट्रा राइट्स मिलते थे अपने बच्चों के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अनवांटेड बच्चा है, अगर फ़ादर उसको पसंद नहीं करता तो फादर को राइट था कि वो उसको एक्सट्रीम कोल्ड में छोड़ के और जो है उसको मार सकता है। थोड़ा सा फ़नी राइट लग रहा है ये। यहाँ का लिटरेसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लिटरेसी जो है डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट लेवल था। कहीं पे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, एम्पायर इतना बड़ा था, कुछ एरियाज़ में जो है बिल्कुल ही कम पढ़े लिखे लोग थे। यहाँ पे पोम्पेई का जिक्र आता है जिसको तुम जीके में भी पढ़ते हो कि ये एक ऐसा शहर था जो कि वोल्केनिक इरप्शन में 79 AD में डिस्ट्रॉय हो गया था।
यहाँ पे लिटरेसी जो है बहुत ही ज़्यादा फैली हुई थी और उसके सबूत पाए गए हैं कि दीवारों पे भी बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनी हुई हैं और जो है कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो ये एडवर्टीज़मेंट वगैरह लिखी हुई हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि काफ़ी सारे लोग पढ़ना लिखना जानते थे और उनके लिए जो है ये सब दीवारों वगैरह पे लिख दिए जाते थे। अगर इसी से कॉन्ट्रास्ट करें हम इजिप्ट का, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ पपायरी सर्वाइव करती हैं यहाँ पे, लेकिन ये सारी प्रोफेशनल स्क्राइब्स के द्वारा ही लिखी हुई हैं और इनमें जगह जगह पे भी मेंशन किया जाता है कि मिस्टर एक्स एंड वाई जो है वो पढ़ लिख नहीं सकते। तो इससे पता चलता है कि इजिप्ट वाले एरिया में लिटरेसी रेट जो है बहुत ही कम था। लेकिन इजिप्ट वाले एरिया में भी कुछ एक ग्रुप ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे उनमें लोग होते थे, जैसे सोल्जर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं और स्टेट मैनेजर्स वगैरह जो होते थे वो पढ़े लिखे होते थे। इनकी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है रोमन एम्पायर की, वो रिफ्लेक्ट होती थी हर चीज़ में, इनकी लैंग्वेज में, इनके रिलीजन्स में, इनके गॉड्स में, इनके फूड में, इनकी ड्रेस में, इनके जो पैटर्न ऑफ सेटलमेंट होता था उसमें भी डाइवर्सिटी होती थी कि हर एरिया का अपना डिफरेंट ही पैटर्न होता था। अरामिक जो है एक डोमिनेंट लैंग्वेज थी जो कि नॉर्थ ईस्ट में, नियर ईस्ट में बोली जाती थी। प्यूनिक और बर्बर भी दो लैंग्वेजेस थी जो नॉर्थ अफ्रीका में बोली जाती थी। सेल्टिक जो है वो स्पेन में और नॉर्थ वेस्ट में बोली जाती थी। लेकिन तुम्हें जान के हैरानी होगी कि इन जो लैंग्वेजेस का जो कल्चर था वो ज़्यादातर ओरल में ही था, वो सिर्फ बोलते थे। इनका रिटन का जो प्रोसेस है, इनका लिखना, इन भाषाओं में जो उन्होंने लिटरेचर लिखा वो काफ़ी सालों बाद जाके स्टार्ट किया था। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, जैसे आर्मेनियन जो थी उसको 5th सेंचुरी में लिखना स्टार्ट किया गया था, जब इनकी स्क्रिप्ट वगैरह लोगों ने इन्वेंट कर ली थी, तो उसके बाद ही रिटन का काम स्टार्ट हुआ था। कॉप्टिक जो लैंग्वेज थी इनकी, वो 3rd सेंचुरी में उसको लिखना स्टार्ट किया था और बाइबल को जो है कॉप्टिक में ट्रांसलेट किया गया था। बाकी के जो हिस्से थे एम्पायर के, उसमें लैटिन कुछ इस तरीके से स्प्रेड हुई कि जो बाकी की लैंग्वेजेस थी उनकी रिटन फॉर्म लैटिन ने ही ले ली। जो पार्ट 1 है रोमन एम्पायर का, उसमें हम इतना ही करेंगे। आगे जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है ये हम पार्ट 2 वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।